स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि गुप्ता एंड गुप्ता का एक चैप्टर है। गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इसी को हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं और सीक्वेंस बना रहे हैं। हम लोग 1 से लेकर 9 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। मीन्स फ्लूइड मैकेनिक्स से सॉल्व करते हुए सॉलिड मैकेनिक्स एंड बीएमसी तक सॉल्व कर चुके हैं। ये 10th नंबर चैप्टर जो इस पर लिया गया है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं, मॉस या सॉम बोलते हैं। इस चैप्टर का भी हम लोग 1 से लेकर के लगभग 1 से लेकर के 150 तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 4th पार्ट में। इस पार्ट में इससे आगे का सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स 150 के बाद का जो क्वेश्चन है, 150 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 150 के बाद का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट मीन्स 151 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 151 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 143 आ गया। 150 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। 151 मैचिंग का है। क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 टाइप ऑफ बीम दिया हुआ है, एसएफडी दिया हुआ है। मीन्स फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, बीम का टाइप दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में एसएफडी दिया हुआ है, सेल्फ डायग्राम दिया हुआ है। एसएफडी देख रहा हुआ है और बीम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बीम देखते हैं कौन सा है। तो बीम अगर देखा जाए कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम का जो एसएफडी बनेगा, यूडीएल डाला हुआ है। यूडीएल डाला हुआ तो जो इसका एसएफडी बनेगा तो ट्रायंगुलर पोर्शन ट्रायंगल शेप का बनेगा। तो इस तरह से एक का मेरा 4 हो गया। यूडीएल है सिंपली सेपरेटेड है। सिंपली सेपरेटेड में एसएफडी जो बनेगा, सिंपली सेपरेटेड में जो यूडीएल बनेगा और यूडीएल के फॉर्म में, तो इस टाइप का बनेगा। में 3 हो जाएगा। इसका लिनियरली वेरी करता है। ये पॉइंट लोड डाला हुआ है तो इस तरह से इसका 2 बनेगा। और ये है इसका तो बनेगा लिनियर, फिर यहाँ वेरी करेगा, फिर लिनियर। मीन्स ये लिनियरली दैट इज 1 बच रहा है। 4 3 2 1 इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 दैट इज सिंपल सा था। कैंटिलीवर बीम था दिया हुआ सिंपली सेपरेटेड, उसका एसएफडी शिफ्ट निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर एन ओवरहैंगिंग बीम शोन फिगर। इस फिगर का एक फिगर दिया हुआ है, उसमें ये फिगर दिया हुआ बीएमडी का। तो पूछ क्या है इसमें, पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर। पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर वो पॉइंट कहते हैं जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हो वो 0 हो, या अपना शेप जो हो, मतलब साइन जो है वो चेंज करे। अपना जो साइन है वो चेंज करता है, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर बोलते हैं। तो कहाँ पे चेंज कर रहा है, यहाँ पे अगर देखो निगेटिव है तो पॉजिटिव की ओर जा रहा है, मीन सी पे, और पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है कौन पे, पॉइंट डी पे। सी और डी जो हो गया पॉइंट, और मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर हो गया। सी एंड डी जो हो गया वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोहर सर्किल क्या हो रहा है, मोहर सर्किल रिड्यूस टू ए पॉइंट। मोहर सर्किल जो है, मोहर सर्किल क्या होता है, एक्स बाई एक्सिस, अगर मान लिया जाए एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है, इसी पर जो सर्किल ड्रा करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए, प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस ड्रा करने के लिए, उस सर्किल को मोहर सर्किल बोलते हैं। तो ये बोला क्या, मोहर सर्किल रिड्यूस टू ए पॉइंट। पॉइंट में कब रिड्यूस हो जाएगा, प्योर शेयर के केस में। प्योर शेयर के केस में क्या होता है, अगर प्योर शेयर है तो इस तरह से, प्योर शेयर मतलब सिर्फ उसमें शेयर फोर्स ही लगता है। नॉर्मल 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 स्ट्रेस जो है सिर्फ शेयर स्ट्रेस लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस का जो वैल्यू है इसमें 0 है। तो उस फॉर्म में जो प्योर शेयर के केस में डायग्राम जो बनता है मोहर सर्किल का, ओरिजिन से पास करेगा, और दोनों जो स्ट्रेस होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है σ1 बराबर σ2 बराबर हो जाएगा शेयर स्ट्रेस का, वो टाउ होता है। प्योर शेयर स्ट्रेस में वो पॉइंट के फॉर्म में नहीं आता। यूनिएक्सियल स्ट्रेस, यूनिएक्सियल स्ट्रेस के फॉर्म में आ जाता है पॉइंट में, बट यहाँ पे ओनली दिया हुआ है, इसलिए ओनली के कारण ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्या करा, इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल स्ट्रेस ऑन द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, द प्लेन बीइंग फ्री ऑफ शियर। अगर दोनों फ्री है, क्या बोला, इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल स्ट्रेस, इक्वल है और अपोजिट है दोनों एक्सियल स्ट्रेस, तो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, द प्लेन बीइंग फ्री ऑफ शियर, सिर्फ फियर, तो इसका जो बनेगा वो 0 आता है नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो वैल्यू आएगा σ2 σ1 दोनों 0 आएगा। तो एक ऑप्शन बच गया नेक्स्ट मेरा, इक्वल एक्सियल स्ट्रेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, द प्लेन बीइंग फ्री ऑफ शियर। अगर दो प्लेन है, इस पर अगर हम इस तरह से लगाया फ्री है शियर स्ट्रेस से, तो ये जो फॉर्म इसका बनेगा मोहर सर्किल ड्राइंग, वो एक पॉइंट के फॉर्म में
आ जाएगा। तो इसी तरह से ऑप्शन मेरा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर शो द बीम ऑफ सपोर्ट लेंथ एल एंड ओवर हैंगिंग 0.1 एल। 0.1 एल जो है ओवर हैंग दिया हुआ फिगर में और एल दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है इसमें वो देखते हैं। Concentrated load W at the end of the overhanging, which of the following is the figure to represent correct shear force diagram। मीन्स SFD का वैल्यू पूछ रहा था। हम लोग फिगर पर देख लेते। SFD जब आएगा पॉइंट लोड में, तभी हम लोग देखे थे पॉइंट लोड में SFD क्या होता है। कांस्टेंट आएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा कांस्टेंट, फिर कोई लोड नहीं है तो यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लग रहा है तो ऊपर जाएगा। इस तरह से अगर यहाँ पर कोई लोड नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ तक कोई भी लोड नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से मेरा शियर फोर्स। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि डब्ल्यू पर जो पॉइंट ए पे है, मान लें इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं सपोर्ट, तो ए पे मेरा जो शियर फोर्स का जो वैल्यू है वो कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इक्वल टू 0 कर देते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इक्वल टू 0 कर देते हैं। आर ए इंटू एल, यहाँ से अगर करेंगे तो आर ए इंटू एल माइनस डब्ल्यू लग रहा है तो इस डाउनवर्ड है, ये क्लॉकवाइज लगा था, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो डब्ल्यू इंटू 0.1 एल प्लस एल, इसको सोल्व किए तो आर ए का जो वैल्यू मेरा आ गया एट 1 पे, वो कितना आ रहा है मेरा 1.1 डब्ल्यू। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अगर लोड डब्ल्यू लगा नीचे की ओर, तो यहाँ पर 1.1 है तो 0.1 ऊपर जाएगा, दैट इज 0.1 डब्ल्यू ऊपर, नीचे डब्ल्यू, यहाँ से आया जाएगा वो स्टेट। इस तरह से फॉर्म देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। तो डब्ल्यू नीचे दिया हुआ है, 0.1 ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये सही हो जाएगा। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था। इस पॉइंट पे मीन्स ए पॉइंट पे हम लोग रिएक्शन निकाल लेते हैं, पहले निकले कैसे होगा। इसको निकालने के लिए पॉइंट पर का जो मोमेंट है 0 करते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आर ए का वैल्यू निकाला है तो आर ए का वैल्यू मेरा 0.11 डब्ल्यू आ रहा है, 1 डब्ल्यू आ रहा है। डब्ल्यू नीचे यहाँ से इस पर जो रिएक्शन लग रहा है वो कितना आ गया 1.1 डब्ल्यू। इस सब डायग्राम निकाल देते हैं SFD, तो इस तरह से मेरा आ जाएगा। जानते हैं कि जब कोई भी लोड नहीं लगता तो शियर फोर्स कांस्टेंट होता है। इस तरह से मेरा ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा। ए टी सेक्शन इज यूज्ड एज ए सिंपली सपोर्टेड। टी सेक्शन को सिंपली सपोर्टेड में यूज कर रहे हैं। बीम विथ यूनिफॉर्म लोडिंग द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फॉर द गिवन लोड। बेंडिंग स्ट्रेस पूछ रहा है। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू एम बाई आई इंटू बाई मैक्स। लोग जानते हैं बेंडिंग इक्वेशन से एम बटा आई इज इक्वल टू एफ बटा बाई इज इक्वल टू ई बाई आर। ये बेंडिंग इक्वेशन होता है, ई बाई आर। तो यहाँ से पूछ रहा है मेरा एफ का वैल्यू या फिर बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू। तो बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है, बेंडिंग स्ट्रेस का जो वैल्यू अगर सिग्मा माने या एफ माने, जो भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं, तो एम डिवाइड बाई आई एंड बाई मैक्स। तो ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पे होगा। तो जहाँ पे बाई मैक्स, ये आई कांस्टेंट होता है, एम कांस्टेंट है, तो बाई का वैल्यू पे मैच करेगा। तो बाई का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मिडिल पॉइंट ऑफ द डेप्थ ऑफ सेक्शन, बॉटम ऑफ द सेक्शन, टॉप ऑफ द सेक्शन। अगर ऐसा टी सेक्शन है तो बाई मैक्सिमम कहाँ पे होगा, बाई मैक्सिमम जो होगा बॉटम ऑफ द सेक्शन पे होगा, जो मैक्सिमम होगा। इस तरह से डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई सेक्शन beam made of the structure steel has a overall depth दिया हुआ है सेक्शन का 30 सेंटीमीटर। if the developed flange stress at the top and bottom of the beam are 1200 kg per centimeter and 300 kg per centimeter respectively, then the depth of the neutral axis from the top of the beam। कहने का मतलब इसका एक आई सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। स्टील ओवरऑल डेप्थ 30 दिया हुआ है। the developed flange stress at the top and the bottom of the beam इतना, टॉप पे दिया हुआ मेरा 1200 kg और बॉटम पे दिया हुआ 300 kg। and the depth of the neutral axis का डेप्थ पूछ रहा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं। टॉप सिमिलर ट्रायंगल से ऊपर मान ले 1200 दिया हुआ, ऊपर मान लेता हम ये बाई है, तो 1200 इंटू बाई इज इक्वल टू नीचे कितना हो गया 300 डिवाइड बाई 30 माइनस बाई। सिंपल सा सिमिलर ट्रायंगल रूल लगाएंगे। ऊपर दिया हुआ था मेरा 1200, नीचे दिया हुआ 300 बाई 30 माइनस बाई। यहाँ से कर देंगे 1200 डिवाइड बाई इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई
30 माइनस बाई, यहाँ से बाई का जो वैल्यू आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है 24 सेंटीमीटर, दैट इज बी। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट फॉर बीम आई सेक्शन आर मोर इकोनॉमिकल देन रेक्टेंगुलर सेक्शन। कह रहा है आई सेक्शन जो है मोर इकोनॉमिकल है रेक्टेंगुलर सेक्शन का। हम लोग इकोनॉमिकली के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि जिसका सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होता है वो जो होता है मोर इकोनॉमिकल होता है। तो सबसे पहले जो सेक्शन मॉडुलस अगर देखा जाए तो सेक्शन मॉडुलस जो होता है आई बीम का सबसे ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू किसका, इन कंपेयर टू रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का ज़्यादा होता है किससे, स्क्वायर से, और स्क्वायर का किससे ज़्यादा होता है तो सर्किल से। तो सबसे ज़्यादा होता है आई सेक्शन का, तो आई सेक्शन जो होगा मोर इकोनॉमिकल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आई सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस सबसे ज़्यादा होता है, फिर ग्रेटर होता है रेक्टेंगल का, फिर ग्रेटर होता है स्क्वायर का, और सबसे कम जो होता है वो सर्किल का होता है क्या, सेक्शन मॉडुलस। तो यहाँ पर दिया हुआ आई सेक्शन आर मोर इकोनॉमिकल में सही है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज कॉन्सेंट्रेटेड अवे फ्रॉम द सेंट्रोइड, अवे फ्रॉम द सेंट्रोइड होता है, इसके वजह से जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है और सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो ये सही है, आर सही है और रीजन भी सही है, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जानते हैं पैराबोलिक होता है। तो पूछ रहा था शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम फॉलो स्ट्रेट लाइन सर्कुलर पाथ पैराबोलिक पाथ, दैट इज पैराबोलिक टॉप पे मेरा जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम जो होता है और सेंट्रॉइड पे होता है। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल एंड यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी ई आई कैरीज ए सेंट्रल लोड डब्ल्यू एंड द टोटल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू थ्रू द स्पैन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। क्या बोल रहा है, ए सिंपली सेपरेटेड बीम ऑफ स्पैन एल एंड यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी ई आई कैरीज ए सेंट्रल लोड डब्ल्यू एंड टोटल, अच्छा दो लोड दिया हुआ है, एक सिंपली सेपरेटेड बीम है, इस पर यूडीएल डाला हुआ है और एक पॉइंट लोड भी डाला हुआ डब्ल्यू। ठीक है, तो इस केस में पूछ रहा है ये भी डब्ल्यू है ये भी डब्ल्यू है, तो पूछ रहा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसमें दो केस में हो जाएगा। पहला केस में अगर सिर्फ पॉइंट लोड किया है तो पॉइंट लोड में क्या होता है डब्ल्यू एल, पॉइंट लोड के वजह से डब्ल्यू एल क्यू डिवाइड बाई 48 ई आई, और एक से यूडीएल के वजह से कितना होता है डब्ल्यू एल 4 डिवाइड बाई 384 ई आई। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद मेरा कितना आ रहा है, तो इसको ऐड करने के बाद जो मेरा वैल्यू आएगा वो 13 बाई 384 आ रहा है। 13 बाई में अगर 5 से डिवाइड 8 से इसमें डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दें तो 8 × 64 384 हो जाता है, मीन्स 8 + 5 डिवाइड बाई 384 नीचे में आ जाएगा, तो 13 बाई 384। तो 13 बाई 384 किस में ऑप्शन में, दैट इज डी। कुछ नहीं करना था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, पहला लगा देना था मेरा पॉइंट लोड के वजह से। पॉइंट लोड के वजह से कितना होता है डब्ल्यू एल क्यू बटा 48 ई आई, और यूडीएल के वजह से कितना होता है डब्ल्यू एल 4 बटा 384 ई आई इंटू 5 टाइम्स, दोनों को जोड़ करके ला देना है। an overhanging beam of overall length L, L uniform flexibility I loaded by two concentrated load at the two ends. The beam is supported symmetrically. The two supports with overhang A on each side is shown figure. ये पूछ रहा है, तो पूछना क्या चाह रहा है इसमें वो देखते हैं। The beam supports symmetrically on the two support with overhanging A on each side as shown in figure. An overhanging beam of overall length L and uniform velocity E is loaded by two concentrated load at two ends. The beam is supported symmetrically on the support A। तो पूछ क्या रहा, अच्छा नीचे दिया the vertical deflection upward at the center of the इसकी, अच्छा वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछ रहा है कहाँ पे, सेंटर पे। तो कॉमन साइज में अगर कॉन्सेप्ट लगा इस बीम को ट्रांसफॉर्म किया जाए दूसरा फॉर्म में तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये जो लोड लग रहा था दोनों साइड इसको मोमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। इसका डिफ्लेक्शन हम लोग जानते हैं कितना होता है पॉइंट पे, और डिफ्लेक्शन होता है वो ml² डिवाइड बाई 8 ई आई होता है, ml² बटा ई आई। अगर इस तरह से फॉर्म दिया जाए, मतलब दो मोमेंट दिया हुआ है एंड पे, सिंपली से बड़ा बीम है और मोमेंट दिया हुआ है, तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा सेंटर पे ml² बटा 8 ई आई होता है। एम इसमें कितना दिया हुआ है, एम जो हो जाएगा P × ए हो जाएगा, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P × ए हो जाएगा, P A × वैल्यू एल जो है एल ए बीच का लेंथ होता है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा, अगर एल अगर देखा जाए तो एल बराबर कितना हो जाएगा L - 2A, और मोमेंट बराबर कितना हो जाएगा मेरा P × ए। तो यहाँ से निकाल सकते हैं ml² बटा 8
ई आई, एम एल स्क्वायर बटा ए टी आई। अब देख लेते हैं एम एल स्क्वायर बटा ए टी आई किस में दिया हुआ, एम एल स्क्वायर पी ए एम हो गया, एल स्क्वायर ए टी आई, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सा, इसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना था, दूसरे फॉर्म में करना था। सिंपल बनाने के लिए इस तरह करते हैं, इसमें एक मोमेंट कन्वर्ट करते हैं। मोमेंट कितना हो जाएगा, पी ए इधर से भी लगेगा, पी ए इधर से भी लगेगा, ये जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एल माइनस टू है। इसी को सोल्व कर देना है, एम एल स्क्वायर बटा ए टी आई। कैंटिलीवर बीम ऑफ यूनिफॉर्म ई आई हैज, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ यूनिफॉर्म ई आई। नंबर 161 क्या कर रहा है क्वेश्चन, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ यूनिफॉर्म ई आई हैज स्पैन इक्वल टू एल, अपवर्ड फोर्स डब्ल्यू एक्ट एट द मिड पॉइंट। एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है डब्ल्यू मिड पॉइंट पर द बीम एंड ए डाउनवर्ड फोर्स पी एक्ट एट द फ्री एंड इन ऑर्डर टू डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड इज जीरो। डिफ्लेक्शन जो है एट द फ्री एंड इज इक्वल टू जीरो है, तो पूछ रहा है पी एंड डब्ल्यू में रिलेशन क्या है। तो सिंपल कंडीशन पहले देखते हैं क्या कर रहा है। एक मेरा कैंटिलीवर बीम है, एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है मेरा डब्ल्यू सेंटर पे, एक एल मान लेंथ में, तो एल वाई टू इधर हो गया, एल वाई टू इधर हो गया। एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है पी एंड पे, और डिफ्लेक्शन जो है मान लिया जाए सी है, ये बी है, ये ए है, तो डिफ्लेक्शन एट सी पे जो है वो जीरो है, डिफ्लेक्शन एट सी पे जीरो है। तो पूछ रहा है कि डब्ल्यू बराबर, डब्ल्यू और पी में रिलेशन क्या होगा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम डेल निकालते हैं, डेल एट सी पे, डेल एट सी पे एक इसके वजह से होगा और इसके वजह से होगा, दो फोर्स है। तो अगर पी के वजह से निकालें डेल्टा एट सी पे ड्यू टू पी, तो पी एल क्यू डिवाइड बाई थ्री ए आई हो जाएगा, ये किसके वजह से हो गया, ड्यू टू पी, एंड डेल्टा एट सी ड्यू टू ए मेरा ये जो हो गया डाउनवर्ड हो गया, और डेल्टा एट पी ड्यू टू डब्ल्यू, ये कितना होगा, तो डब्ल्यू पे लग रहा था मेरा एल वाई टू पे, तो पी एल वाई टू क्यू थ्री आई प्लस में स्लोप वाला हो जाएगा। मिस अगर देखा जाए इस कंडीशन का फॉर्म बन रहा है, अगर यहाँ पे मेरा डब्ल्यू लग रहा है, मेरा फिक्स है, तो जो डेल्टा निकलेगा सी पे, इस डेल्टा सी इस कंडीशन में, तो कितना होगा, डब्ल्यू एल वाई टू का क्यू डिवाइड बाई थ्री ई आई प्लस यहाँ पे स्लोप अगर निकाला जाए तो डब्ल्यू एल वाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू ई आई, और ये लेंथ तो एल वाई टू हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद देखा जाए तो डेल सी का वैल्यू पी के वजह से और डेल सी का वैल्यू पी के वजह से, जो इस फोर्स पे लग रहा था इसके वजह से जो डिफ्लेक्शन, इसके वजह से डिफ्लेक्शन, एक डाउनवर्ड की ओर लग रहा है, एक अपवर्ड लग रहा है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो डेल्टा सी इफेक्टिव जो होगा वो जीरो हो रहा है। तो डेल्टा सी इफेक्टिवली अगर जीरो करते हैं सेकेंड्स में, इस कंडीशन में अगर डब्ल्यू है ये पी है, ये सी लग रहा है, अगर इस कंडीशन में डेल्टा सी का वैल्यू जीरो करते हैं तो दोनों में रिलेशन आ रहा है। रिलेशन क्या आ रहा है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 15/16 5/16 पी, 5/16 पी। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन सा दिया हुआ है। तो पी बराबर जो मेरा आया था, पी बराबर आ रहा है डब्ल्यू 5/16, तो डब्ल्यू बराबर पूछ रहा था, डब्ल्यू मेरा हो जाएगा 16/5 पी, दैट इज सी। सिंपल कुछ नहीं करना था, डिफ्लेक्शन निकालना सी पे दोनों केस में, पहला केस में पी के बस और दूसरा केस में डब्ल्यू के बस है। डब्ल्यू के केस में निकालेंगे तो डब्ल्यू के केस में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले इस पर डिफ्लेक्शन निकालते हैं टोटल, इस पर डिफ्लेक्शन प्लस में इसका डिफ्लेक्शन, इसका स्लोप और ये लेंथ वो निकाल लेते हैं। तो स्लोप यहाँ पर अगर निकाला जाए तो कितना होता है, पी ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू ई आई, इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे बी लेंथ से तो यहाँ पर हो जाएगा डिफ्लेक्शन, और एक डिफ्लेक्शन है टोटल यहाँ पर देखा था, तो अगर पी था तो पी ए क्यू डिवाइड बाई थ्री आई, दोनों को ऐड करेंगे टोटल निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वुडन बीम विथ बी विथ दिया हुआ डेप्थ डी है, इज स्ट्रेंथ बाय टू स्टील प्लेट्स ऑफ थिकनेस टी एंड डेप्थ डी ऑन द बोथ साइड ऑफ द बीम, द अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस इज वुड, वुड का जो बेंडिंग स्ट्रेस है सिग्मा दिया हुआ है, मॉडुलर रेशियो ऑफ स्टील इज एम दिया हुआ है, द अलाउबल बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है कितना होगा। तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाई जेड, बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाई जेड। लेकिन ये पूछ क्या रहा है इसमें, बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है ना, तो बेंडिंग मोमेंट बराबर कितना पूछ क्या रहा है इसमें, बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है। बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा था, एक रिलेशन बेंडिंग स्ट्रेस बराबर क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाई सेक्शन मॉडुलस। मोमेंट बराबर कितना हो जाएगा, एम बराबर सिग्मा इंटू जेड।
ठीक है। जेड का जो वैल्यू होगा, अगर इस केस में अगर मान लीजिए वुडन है, इसमें स्टील का दोनों साइड से जोड़ा हुआ है, टी टी थिकनेस का, ये टी मान लीजिए, ये टी है, ये बी है, तो इफेक्टिव विड्थ इसका कितना हो जाएगा, एम टी। तो टोटल जो इफेक्टिव विड्थ जो हो जाएगा, अगर बी इफेक्टिव देखा जाए इस केस में, तो एम टी प्लस एम टी, तो 2 MT प्लस बी, तो ये हो जाएगा इफेक्टिव विड्थ। तो मेरा जो निकालना था क्या, बेंडिंग मोमेंट। मोमेंट बराबर हम लोग देखे क्या था, सिग्मा इंटू जेड। सिग्मा का वैल्यू सिग्मा ही रहने देते हैं। जेड का वैल्यू कितना होता है, बी डी स्क्वायर बाई 6। तो डी डेप्थ तो दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि स्टील इसमें जोड़े हैं तो स्टील भी मेरा सेम है। तो बचा यहाँ पे बी का इफेक्टिवली यूज करेंगे, यहाँ पे बी इफेक्टिव यहाँ पे यूज करेंगे। बी इफेक्टिव का बराबर हम लोग कितना आ गया था मेरा, बी प्लस 2MT। तो ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ से मेरा हो जाएगा सिग्मा बी प्लस 2MT डी स्क्वायर डिवाइड बाई 6, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 6। ऑप्शन देख लो तो इसमें कौन सा दिया हुआ, 2MT होगा। 2MT इसमें दिया हुआ, इसमें दिया हुआ 2MT के साथ 2B गलत है, क्योंकि बी सिर्फ होगा। इस तरह से मेरा ये सही हो गया। सिंपल यही था। एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड। एम बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू जेड। जेड का वैल्यू निकाल लो, बी डी स्क्वायर बाई 6 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा। इफ के इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड परमिसिबल स्ट्रेस इन compression of the material used in the construction of a column, then the Rankine constant used in the finding the load carrying capacity of column is proportional to। अगर इसको देखा जाए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रैंकाइन कांस्टेंट है, क्या दे रहा है, के जो है डिफाइन एज द रेशियो। के जो है, के जो मेरा है वो क्या डिफाइन कर रहा है, के इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, के जो मेरा डिफाइन कर रहा है वो है, के इज डिफाइन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड परमिसिबल स्ट्रेस, मीन्स के इज इक्वल टू क्या है, ई डिवाइड बाई सिग्मा सी। ठीक है। अब पूछ रहा है रैंकाइन कांस्टेंट। तो रैंकाइन कांस्टेंट जो एक होता है, तो अल्फा का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, सिग्मा सी डिवाइड बाई पाई स्क्वायर ई। तो हम लोग देखें रैंकाइन कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बराबर मेरा होता है सिग्मा सी डिवाइड बाई पाई स्क्वायर ई। तो एक यहाँ पर इसको और सॉल्व करेंगे, तो सोल्व पूछ रहा है रैंकाइन कांस्टेंट जो है के और रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ से इसको सिग्मा से नीचे लाते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं 1 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर ई बाई सिग्मा। ई बाई सिग्मा, इसी का वैल्यू दिया हुआ था मेरा के। तो यहाँ से देख लें जो अल्फा हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाई के का। तो हम लोग देखें जो रैंकाइन कांस्टेंट हो गया अल्फा, अल्फा जो हो गया, अल्फा बराबर कितना हो गया 1 डिवाइड बाई, तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोग देख लें अल्फा बराबर क्या था, अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर इंटू के। तो यहाँ से देख सकते हैं जो अल्फा हो गया प्रोपोर्शनल किसका हो गया 1 बाई के का, दैट इज है इसका करेक्ट आंसर हो गया। रैंकाइन कांस्टेंट बस याद रखना है कि क्या होता है, सिग्मा सी डिवाइड बाई पाई स्क्वायर ई, यही होता है रैंकाइन कांस्टेंट का फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए लोड पी एक्टिंग, पी जो है एक्टिंग ऑन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कॉलम साइज डी। एक साइज कॉलम का डी दिया है फिगर, फॉर नो टेंशन द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम सेंटर। फॉर नो टेंशन, कोई टेंशन के लिए नहीं, तो नो टेंशन किस में होता है, नो टेंशन जो कर्न एरिया जो होता है, कर्न पोर्शन में, उसमें नो टेंशन रहता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम लोड फ्रॉम सेंटर, सेंटर से पूछ रहा है कितना होगा। तो अगर ये फिगर देखा जाए तो सेंटर से ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा, सेंटर से डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई लगता है लोड इस पर, तो टोटल जो इस पर जो डिस्टेंस होता है फॉर नो टेंशन के लिए स्क्वायर शेप में, वो स्क्वायर शेप के लिए, तो स्क्वायर शेप में जो कर्व का पोर्शन बनता है वो स्क्वायर ही बनता है, और इसका जो साइड होता है स्क्वायर का वो कितना होता है b/3, या डिवाइड डी दिया हुआ तो d/3, ये भी d/3 हो जाएगा, ये भी d/3 हो जाएगा। लेकिन इसका जो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, तो अगर हम इस पोर्शन का टोटल देख रहे हैं, टोटल यहाँ से यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा d/6। ये पोर्शन पूछ रहा है तो ये कितना होगा। तब यहाँ से डायग्राम देखते हैं, तो ये मान लिया जाए ये मेरा O था, ये मेरा P था, ये पोर्शन आ गया था मेरा d/6। तो रेक्टेंगल स्क्वायर है तो ये भी d/6 हो जाएगा। तो ये अगर देखा जाए तो ये d/6 हो गया और ये d/6 हो गया, तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा
2√d/6। तो इस तरह से ऑप्शन मेरा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 165 नंबर। देखते हैं क्या कर रहा है। एक फोर्स पूछ रहा है कि इसमें फोर्स इन द मेंबर वन, वन कहाँ है, वन ही दिया हुआ है। ठीक है, वन पूछता है फोर्स इन द मेंबर वन ऑफ द ट्रस वन फिगर। फिगर में मेंबर वन में पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा। तो देख रहा है, अगर फिगर को गौर से देखा जाए तो मेंबर इसमें पूछ रहा है, यहाँ पे एक 1610 का लोड लग रहा है। तो अगर दोनों को एक बार इसको अगर फ्रैक्शन करेंगे एक्स बाई के फॉर्म में, समेसन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और समेसन ऑफ एफ बाई इज इक्वल टू जीरो। तो देख रहे हैं कि दोनों सब्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट है, और ये जो बराबर होगा इसका बराबर होगा। तो इधर टेंसाइल है, एक पॉइंट से अगर दूर की ओर जाता है मीन्स अवे फ्रॉम द पॉइंट दैट इज कॉल्ड टेंसाइल रहता है, और इस पॉइंट पर अगर टुवार्ड्स रहता है तो उसको कॉम्प्रेसिव इंडिकेट करते हैं। इस कहने का मतलब ये पॉइंट पर एक ट्रस है, तो इस पॉइंट के टुवार्ड्स द पॉइंट से कोई लोड लगता है, इस जो नेचर होता है वो कॉम्प्रेसिव होता है। ठीक है, और जब किसी पॉइंट से अवे जाता है, ट्रस मेंबर में है ये, जिसे ज्वाइंट से या पॉइंट बोले, ज्वाइंट से अगर बाहर की ओर लग रहा है मीन्स अवे फ्रॉम द ज्वाइंट, देन दैट फोर्स इज नोन एज टेंसाइल फोर्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मेरा फोर्स है यहाँ पे 16 टन का है, ये बाहर की ओर लग रहा है मीन्स टेंसाइल है। तो इस मेंबर में जो फोर्स लगेगा वो इसको बैलेंस करने के लिए इस तरह से लगेगा बाहर की ओर ही। तो यहाँ कितना लग गया 8+, तो ये हो गया टेंसाइल, और कितना लगेगा जस्ट इसका इक्वल होगा। तो यहाँ पर समेसन ऑफ एफ बाई करेंगे इज इक्वल टू जीरो। तो जो बाहर की ओर फोर्स लगेगा मीन्स मेंबर ऑफ F1 में, F1 में पूछ रहा था, F1 कितना हो जाएगा, बाहर की ओर जो लग रहा है उसके बराबर हो जाएगा मीन्स 16 टन का, और जो नेचर होगा वो टेंसाइल होगा। तो देख सकते हैं 16 टन लगेगा और टेंसाइल लगेगा। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, दिख नहीं रहा, तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा 16 टन प्लस में टेंसाइल, वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसमें दिख नहीं रहा है, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा था, अगर दिखेगा तो फिर से इसको हम आंसर सॉल्यूशन कर देंगे इसमें। अच्छा नहीं, साथ सॉफ्ट से रिलेटेड इस टॉर्सन इक्वेशन है, तो टॉर्सन इक्वेशन से साथ रिलेटेड है। तो टॉर्सन इक्वेशन हम लोग जानते हैं, टी डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन पोलर फॉर्म, टॉर्सन डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन पोलर फॉर्म इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू टॉ डिवाइड बाई आर। ये होता है मेरा टॉर्सन इक्वेशन। ठीक है, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई एक्स एक्स प्लस आई बाई वाई इज इक्वल टू आई पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर जेड एक्सिस के अबाउट कर सकते हैं। तो ये होता है टॉर्सन इक्वेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। टॉर्क डिवाइड बाई आई पोलर इज इक्वल टू जी, रिजिडिटी हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, ठीक, एंगल ऑफ ट्विस्टिंग एंगल हो गया, लेंथ हो गया सॉफ्ट का इज इक्वल टू सॉफ्ट में जितना शियर स्ट्रेस लग रहा है वो, और सॉफ्ट का जो रेडियस हो गया वो मान लेते हैं आर। तो आर, तो ये होता है मेरा टॉर्सन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिख नहीं रहा था इसलिए इसको हम नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 हिंज पैराबोलिक आर्क। सबसे पहले 3 हिंज है और पैराबोलिक है। 3 हिंज पैराबोलिक आर्क का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है इसमें, कि टोटल जो मूवमेंट होता है वो जीरो होता है, और इसमें सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट ही लगता है। ठीक है, नॉर्मल थ्रस्ट ही लगता है। ये पूछ रहा है क्या, 3 हिंज पैराबोलिक, जैसे पैराबोलिक से पाएगा हमको ध्यान देना है क्या, कि इसमें नॉर्मल थ्रस्ट ही लगता है, सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट लगता है ओनली, मोमेंट और शेयर फोर्स जो होता है जीरो होता है। तो पैराबोलिक आर पूछ रहा है विथ हिंज एट द अबटमेंट एंड द क्रोन, इस तरह से है, एक अबटमेंट पे और एक क्रोन पे हिंज किया हुआ, 3 हिंज एट द क्रोन अंडर द एक्शन ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ ओवर इट्स इंटायर स्पैन। इसको पूरा स्पैन पे यूडीएल डाला हुआ है। पूछ रहा है थ्रू द क्रोन देन बेंडिंग मोमेंट एट द क्वार्टर स्पैन। तो हम लोग जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट इस फॉर्म में कितना होता है, किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जो होगा किसी भी पॉइंट पे वो एक्स फॉर्म या किसी भी पॉइंट पे निकालो तो जीरो ही होगा। तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा इस कंडीशन में वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि पैराबोलिक आर्क। ऐसे निकाल भी सकते हैं, एम एक्स निकालेंगे तो एम एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू, अगर टोटल बड़ा डब्ल्यू है एल है, डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। सिंपल से अगर बीम फॉर्म में करके देखें, बीम को फॉर्म में निकाल करके देखें, अगर यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ था यूडीएल, यहाँ पर जो रिएक्शन आएगा कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू, इधर भी आ जाएगा, सिमेट्रिकल है तो डब्ल्यू एल बाई टू इधर भी आ जाएगा। इसमें अगर मोमेंट निकाले, अगर एम एक्स पे अगर मोमेंट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं तो डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का किसी भी वैल्यू के लिए मोमेंट का जो वैल्यू आएगा वो जीरो आता है। इस तरह से कह सकते हैं कि मोमेंट जो होता है पैराबोलिक आर्क में वो जीरो होता है 3 हिंज आर्क में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बेंडिंग मोमेंट, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, क्या बोल रहा है कि जो बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस है सिग्मा इज इक्वल टू टॉ। ठीक है, ये कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अंडर एक्शन ऑफ कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन। बेंडिंग एंड टॉर्सन कंबाइंड लग रहा है किसी भी शॉप पे, बेंडिंग में मोमेंट भी लग रहा है और टॉर्सन भी लग रहा है। द रेशियो ऑफ बेंडिंग टू ट्विस्टिंग मोमेंट। अच्छा, ये पूछ क्या रहा है, उल्टा पूछ रहा है इसमें। पहले जो पूछता था क्वेश्चन टॉ और सिग्मा का रेशियो पूछता था, तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क जो होता है कंबाइंड फॉर्म में वो कितना होता है, टॉर्क होता है, सॉरी ये शियर स्ट्रेस जो होता है, शियर स्ट्रेस कितना होता है 16T डिवाइड बाई पाई डी क्यू। और मैक्सिमम जो स्ट्रेस होता है बेंडिंग स्ट्रेस वो कितना होता है 32M डिवाइड बाई पाई डी क्यू। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है ये दोनों मेरा इक्वल दिया हुआ है और ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है, बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट। मिस M/T का रेशियो पूछ रहा था। M/T का रेशियो कितना हो जाएगा, टॉ का इक्वल टू कितना मेरा आ गया 16T डिवाइड बाई पाई डी क्यू, और सिग्मा बराबर कितना आ गया 32M डिवाइड बाई पाई डी क्यू। तो दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 16T इज इक्वल टू 32M। पूछ क्या रहा है M/T का रेशियो, M/T का रेशियो करेंगे तो 32 इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। कितना आ गया मेरा 1/2। इस तरह से आंसर मेरा जो हो जाएगा इसका 1/2, दैट इज बी। सिंपल सा कुछ नहीं, बस इसमें याद रखना था वही जो बेंडिंग स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम वो कितना होता है 32M डिवाइड बाई पाई डी क्यू, और शियर स्ट्रेस का वैल्यू होता है वो 16T डिवाइड बाई पाई डी क्यू। इसके बाद जो भी पूछे निकाल सकते हैं दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का, शायद है। मैचिंग में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द पेयर आर करेक्टली मैच। जो पूछ रहा है इसमें जो पेयर दिया हुआ है इसमें कौन सही सही मैच है। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो होता है वो क्या होता है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम वैरीज फॉर डिफरेंट शेप सेक्शन। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम वैरीज फॉर डिफरेंट शेप ऑफ सेक्शन। नेक्स्ट क्या आता है, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम सिमिलर फॉर डिफरेंट शेप ऑफ सेक्शन। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम होता है सिमिलर होता है बेंडिंग, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम वैरीज फॉर डिफरेंट शेप ऑफ द सेक्शन। शियर स्ट्रेस होता है अलग अलग शेप के लिए अलग अलग होता है, तो होता है बेंडिंग स्ट्रेस सिमिलर टू द डिफरेंट शेप। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम जो होता है तो इस तरह से बनता है बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, तो सिमिलर हो रहा है किसी भी शेप के लिए। रेशियो ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेस, अभी हम लोग देखे थे बेंडिंग स्ट्रेस कितना था मेरा, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बराबर कितना था 32M बाई पाई डी क्यू, और शियर स्ट्रेस कितना था मेरा 16T डिवाइड बाई पाई डी क्यू। तो दोनों का जो रेशियो आएगा कितना होगा, बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का रेशियो पूछ रहा है, बेंडिंग बाई शियर तो 2M/T आएगा, दैट मीन्स 2M/T आएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ क्या, यहाँ दिया हुआ मेरा M/2, तो ये इसके जगह पर कितना हो जाएगा 2M/T, तो ये मेरा गलत है, ये सही है, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है, एक और है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम लोग देखे थे IP बराबर कितना था, तो IXX प्लस I/y, दोनों का अगर सम करेंगे तो जो होगा वो उसको बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये भी क्या है, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो ये सही है। तो इस तरह से अगर ऑप्शन देखा जाए इसका, तो फर्स्ट मेरा सही था, सेकंड सही था और फोर्थ सही था, ये गलत था। इसके जगह पर क्या होता है 2M/T हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, M बराबर 32 सिग्मा बराबर 32M बाई पाई डी क्यू एंड टॉ बराबर 16T बटा पाई डी क्यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बार बार इसका रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर पहले देख लेते हैं। आंसर क्या आएगा, 3 को छोड़ करके बाकी तीनों गलत है, तो 1 2 4 हो जाएगा। 1 2 4 किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। एक बार AB 4 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 4 मीटर लॉन्ग is rigidly fixed at its end. The torque of the 12,000 kg centimeter is applied at the section of the bar 1 meter from end A, then fixing couple TA and TB at the support A and B. इसको समझते हैं क्या कर रहा है। एक कोई बार है, ठीक है, इसको जो दोनों एंड है वो फिक्स कर दिया गया है। इसको एंड पे, इसके बीच में किसी पॉइंट लेफ्ट पॉइंट पे एक टॉर्क लग रहा है
दिया हुआ टॉर्क का वैल्यू। तो पूछ रहा एन, मान लिया जाए ए है, ए बी है, तो ए पे मेरा कितना टॉर्क लगेगा और बी पे कितना टॉर्क लगेगा। ये टी बी हो जाएगा और ये टी ए हो जाएगा। तो पूछ रहा टी, जो टी ए और टी बी का वैल्यू पूछ रहा कितना होगा। टी ए और टी बी का वैल्यू पूछ रहा किसी 1 मीटर पर लग रहा है। जब ये डिस्टेंस जो है 1 मीटर है और ओवरऑल डिस्टेंस जो मेरा है वो 4 मीटर है। डाया जो दिया हुआ है इसका 4 सेंटीमीटर, सारा डाटा दिया हुआ है तो पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल जो एंगल होता है फिक्स एंड दोनों, तो टोटल जो एंगल होगा रोटेशनल ट्विस्टिंग एंगल वो 0 होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं कि अगर इस तरह से बना, बीच में है, मान लीजिए ए है, ए बी है, ए सी है, तो थीटा एट ए बी इज इक्वल टू 0। टोटल जो ट्विस्टिंग एंगल होगा ये फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो थीटा ए सी को और क्या लिख सकते हैं, थीटा ए सी प्लस थीटा सी बी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब ये एंगल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं टॉर्सन इक्वेशन से। टॉर्सन इक्वेशन अभी हम लोग देखे थे क्या था, टी बाई आई पी इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल इक्वल टू टॉ बाई आर। तो यहाँ से निकालते हैं थीटा का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं तो थीटा का कितना हो रहा है, टी एल, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एल बाई जी आई पी। सेम एक ही बीम है, मीन्स एक ही सॉफ्ट दिया हुआ है, तो जी का जो वैल्यू होगा सेम होगा, आई पी का वैल्यू सेम होगा, सिर्फ वेरी कर रहा है एल और टी पे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो थीटा ए सी प्लस थीटा सी बी इज इक्वल टू 0। तो टी ए इंटू एल, इस पोर्ट्रेट को अगर 1 दिया हुआ था तो इसका 1 लिख दिए, इंटू 1 इज इक्वल टू, ये प्लस है तो उधर माइनस में जाएगा, तो इज कितना हो जाएगा टोटल टी बी को और क्या लिख सकते हैं हम लोग देखे थे, टी ए प्लस टी बी इज इक्वल टू टी हो सकता है, क्योंकि इधर लग रहा था मेरा टी, इधर की ओर लग रहा था टी ए, उधर टी बी। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी माइनस टी बी, और लेंथ कितना हो गया 3। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। जो टी ए और टी बी का जो वैल्यू आ जाएगा इस इक्वेशन से, पहला इक्वेशन मेरा आ गया था, पहला इक्वेशन जो आ गया था मेरा टी ए प्लस टी बी इज इक्वल टू टी, जो दिया हुआ था टी वो। दूसरा इक्वेशन क्या आ गया था मेरा, टी ए इंटू 1 इज इक्वल टू टी माइनस टी ए इंटू 3। यहाँ से टी ए निकाल लेंगे और इसके फॉर्म में, इसमें यहाँ से टी ए निकल जाएगा मेरा, और इसको फॉर्म में टी बी पुट करेंगे तो टी बी निकल जाएगा। तो दोनों को सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है वो 900 और 300 आ रहा है, क्योंकि टोटल जो दिया हुआ था वो टोटल मेरा दिया हुआ है जो टी ए का वैल्यू, टी का वैल्यू वो 12,000 दिया हुआ। तो जब भी आएगा तो दोनों टी ए प्लस टी बी इज इक्वल टू कितना आएगा, टी का वैल्यू, तो दोनों सम इक्वल होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन, देखिए और एक ही है। तो मेरा जो टी ए का जो वैल्यू आएगा वो ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है, 9,000 आ रहा है। तो इस तरह से डी मेरा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। गिवन डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज गिवन डेंसिटी ऑफ अर्थ दिया हुआ W, देन द एंगल ऑफ रिपोज फाई एंड H इज द हाइट ऑफ द वॉल एंड द अर्थ रिटेंड इज लेवल, द एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछ रहा है कितना होगा रिटर्निंग वॉल का। तो हम लोग जानते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना होता है, हाफ इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर इंटू के। अगर एक्टिव है तो के, और पैसिव है तो के पी। यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ इंटू के ए टू गामा एच स्क्वायर। के का वैल्यू कितना होता है, के का वैल्यू कितना होता है एक्टिव का, 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव, 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव। तो इसमें देख लेते हैं बाकी बच्चा हाफ, गामा का वैल्यू यहाँ पे W दिया हुआ तो W इंडिकेट करते हैं, तो हाफ W इंटू एच स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव। ऑप्शन देख लेते हैं किस में दिया हुआ है, ऑप्शन मेरा बी में दिया हुआ। ये जो होता है वो केपी होता है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, इसको पैसिव भी बोल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर का ये एक्टिव कोफिशिएंट है, 1 प्लस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाइव। इस तरह से आंसर मेरा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रीप ऑफ मेटल इज करेक्ट, क्रीप के बारे में इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो क्रीप के बारे में मेरा कौन सही है वो देखते हैं। तो क्रीप इज ए डिफॉर्मेशन ड्यू टू हाई टेम्परेचर अंडर नो स्ट्रेस कंडीशन, गलत है। द क्रीप इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहता है, ये भी गलत है।
टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्रीप इज ए टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना, हाँ टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना, क्योंकि स्लो रेट से होता है तो टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो सी मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ए क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सेल लोड, क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग दिया हुआ है, subjected to axial load, other quantities remaining the same if the wire diameter is double, wire का diameter जो है डबल कर देता है stiffness of the spring when compared to original one। तो stiffness जो होता है k का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, kg याद रखना, kg_d4 डिवाइड बाई 16 r³ इंटू n, ठीक है। ये फार्मूला होता है स्टिफनेस का, k इज इक्वल टू g_d4, d जो हो गया टोटल डाया होता है, जो टोटल डाया स्प्रिंग का होता है वो d हो गया, r जो हो गया वायर डायमीटर का, जो ये वायर जो हो गया, ये वायर का जो रेडियस है वो दिया हुआ। तो यहाँ से अगर देख सकते हैं कि जो k होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या कह सकते हैं कि जो स्टिफनेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r³ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r³ के। जो पूछ रहा है इसमें अब क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। रिकॉल द सब्जेक्ट वायर इज डबल, जो वायर डायमीटर है इस डबल कर रहा है, जो वायर का डायमीटर है जब डबल कर रहा है तो क्या होगा, जो वायर का जो डायमीटर है वो डबल कर रहा है। अभी हम लोग जो देखे के का फॉर्मूला, के बराबर क्या था, kg_d4 डिवाइडेड बाई 64 r³ इंटू n। ये जो स्प्रिंग है, ये जो टोटल डायमीटर होता है, ये रेडियस दिया हुआ था r में सेंटर से, इसको फ्रेशली अगर देखा जाए तो ये जो स्प्रिंग यहाँ से रोटेट कर इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पे r दिया हुआ फार्मूला में, और ये जो वायर डायमीटर है ये वायर डायमीटर मेरा d दिया हुआ है ये फार्मूला में। जो फार्मूला है g_d4 डिवाइड बाई r³ n इंटू 64 है आगे में। तो जो r जो है वो डिस्टेंस है इस ओवरऑल स्प्रिंग का, और जो d है वो जो d जो दिया हुआ वो वायर का जो डायमीटर है वो है। तो यहाँ पर ये गलती हो गया, तो k जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, d का पावर 4 का, डायमीटर का जो है वायर डायमीटर का 4 टाइम्स उसका प्रोपोर्शनल है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, इफ़ द वायर डायमीटर इज डबल, वायर डायमीटर को जो डबल कर दिया जाए तो स्टिफनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो k प्रोपोर्शनल था मेरा d पावर 4 का, तो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, k जो होगा k2 वो कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 का प्रोपोर्शनल बढ़ जाएगा, तो इसका तरह से 16 टाइम्स मेरा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ए कंपाउंड बार consisting of material A and B that is secured at the ends, coefficient of thermal expansion of A is more than that of the B when the temperature is increased than the induced। कहने का मतलब ये है कि दो कोई वार है उसको एंड जो है फिक्स किया हुआ, मतलब ए है ये बी है, दोनों एंड जो है फिक्स किया हुआ है। तो इसमें जो थर्मल एक्सपेंशन जो है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए इज मोर, मीन्स अल्फ़ा जो दिया हुआ ए का वो ग्रेटर है अल्फ़ा बी का। तो पूछ रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होता है, अल्फ़ा जिसका ज़्यादा होता है, मीन्स जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होता है और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्रेशन डेवलप होता है। तो अल्फ़ा एक जो है ए में जो है ज़्यादा है तो इसमें क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा, अल्फ़ा बी में कम है तो इसमें टेंशन होगा। तो यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं, कॉम्प्रेशन इन मटेरियल ए एंड टेंशन इन मटेरियल बी। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तब, क्योंकि अगर इसमें इसका अल्फ़ा ज़्यादा है तो एक्सपेंड होना कहेगा, बस फिक्स है तो इसमें ये कॉम्प्रेस कर जाएगा। तो जो जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होता है उसमें कॉम्प्रेशन होता है, अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है थर्मल एक्सपेंशन। तो कॉम्प्रेशन जो होगा जिसका अल्फ़ा ज़्यादा है उसमें, और जिसका अल्फ़ा कम है उसमें टेंशन होगा। तो इस तरह से सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, ए सिंगल डायरेक्ट स्ट्रेस पी एक्ट अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है बार ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन E is given is the Young's modulus and 1/m is the Poisson's ratio of the material matched 1 and 2। क्या कह रहा है, एक सिंगल डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है P along the rectangular wall cross section, E दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस मटेरियल 1/m दिया हुआ, पॉइसन्स रेशियो, तो मैच करा वन से। नया क्वेश्चन कहाँ से अच्छा, एक ही मिसप्रिंट यहाँ पे है, 175 नंबर क्वेश्चन, ये ऑप्शन की जगह पे 176 लिखा है यहाँ पे। तो इसमें मैचिंग कर रहा है फार्मूला को। तो फार्मूला में हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्ट्रेन एलोंग द एक्स एक्सिस। स्ट्रेन क्या होता है,
स्ट्रेन का हम लोग क्या जानते हैं, स्ट्रेन बराबर क्या होता है, अगर स्ट्रेन स्ट्रेन अलोंग द बाई एक्सिस में क्या लगेगा, तो ई अगर मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में लग रहा था, बाई एक्सिस में म्यू ई हो जाता है। एक्स डायरेक्शन में अगर ई लग रहा है, अगर स्ट्रेन जो है अगर एक्स डायरेक्शन का मान लेते हैं, स्ट्रेन अगर एक्स डायरेक्शन में मान लेता है कितना होता है, ई होता है, तो बाई डायरेक्शन में मेरा कितना हो जाएगा, 1/m ई हो जाएगा, अगर 1/m पॉइसन रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं क्या कर रहा है, स्ट्रेन अलोंग द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम देख रहे हैं कौन सा होगा, तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेन बराबर जो होता है, स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेन बराबर कितना होगा, स्ट्रेस डिवाइड बाई, तो स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डिवाइड बाई यंग्स मॉडुलस सिग्मा बाई ई। तो सिग्मा दिया हुआ स्ट्रेस, तो यहाँ से देख रहे हैं एक का मेरा कितना हो गया 2, बाई एक्सिस में कितना लग जाएगा 1/m ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 1। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, दैट मीन्स ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई इंटू 1 - 2 म्यू, ये फार्मूला होता है। तो इस तरह से ऑप्शन देखा जाए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई मीन्स यह कह सकते हैं, अगर हम सिग्मा को स्ट्रेस मानते हैं तो सिग्मा बाई ई इंटू 1 - 2 म्यू। तो ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मेरा 3, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 4, बाई का ये और ये, इस तरह से ऑप्शन मेरा हो गया 2143 सिर्फ फार्मूला था इसमें, 2143 देख लेते हैं, दैट इज सिर्फ फार्मूला इसमें पूछा हुआ था चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, बेल्डेड स्ट्रक्चर आर यूजुअली लाइटर दैन द रिवेटेड स्ट्रक्चर, बेल्डेड स्ट्रक्चर जो होता है लाइटर होता है, हल्का होता है, रिवेटेड स्ट्रक्चर सही है। बेल्डिंग allow the arrangement of structure component in such a manner that the joint provide maximum efficiency, अगर maximum efficiency चाहिए तो बेल्डिंग किया जाता है, ये भी सही है। ड्यूरिंग द बेल्डिंग द मेंबर डू नॉट गेट डिस्ट्रॉय, बेल्डिंग के समय मेंबर जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, नहीं मेंबर डिस्ट्रॉय अगर हो जाए तो फिर हम इसको बेल्डिंग क्यों करेंगे, मीन्स ये भी सही है, डू नॉट लगा हुआ मीन्स सही है। तो इस तरह से देखिए 1 भी सही, 2 3 1 2 3 का ही है, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, 178 नंबर फिगर दिया हुआ है, पूछ क्या रहा, इन द फिगर इतना सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन ऑर्डर दैट रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन द प्लेन ए बी पे रिजल्टेंट स्ट्रेस पूछ रहा है कितना होगा। तो हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस का जानते हैं क्या होता है, अगर सिग्मा रिजल्टेंट निकाला जाए तो क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर प्लस टॉ का स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर अगर टॉ का स्क्वायर दोनों निकाल देंगे तो रिजल्टेंट हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर प्लस नॉर्मल हो गया और ये शियर स्ट्रेस, इसका स्क्वायर करेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब निकालते हैं सिग्मा एन का वैल्यू, सिग्मा एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिया हुआ तो सिग्मा एन का वैल्यू कितना होगा, अच्छा ये दिया हुआ है तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इन ऑर्डर टू रिजल्टेंट स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस मेरा ये दिया हुआ, तो यहाँ से देख रहा है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ सिग्मा 1 ये मैक्सिमम का दिया हुआ, टॉ मैक्सिमम जो होता है सिग्मा 1 - सिग्मा 2/2 होता है, और ये भी दिया हुआ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस दिया हुआ, दोनों मैक्सिमम का होता है जब एंगल का जो वैल्यू होता है 45 डिग्री पे होता है, एंगल होता है 45 डिग्री पे हो तभी मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो होगा बी आंसर कैसे आया, तो सिग्मा एक जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई डिवाइड बाई 2 इंटू कोस थीटा, इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा उसका 45 डिग्री आता है यहाँ से इसी क्वेश्चन पे, तो वैसे भी मैक्सिमम जो होगा 45 डिग्री पे होता है तो बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, फॉर वर्टिकल कॉलम ऑफ द सेम मटेरियल हाइट, मटेरियल सेम है, हाइट सेम है, वेट सेम है, द सेम एंड कंडीशन द बल्किंग लोड विल बी लार्जेस्ट फॉर द कॉलम हैविंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द, पूछ रहा है कि हाइट सेम है मटेरियल का, वेट सेम है और एंड कंडीशन सेम है, तो बल्किंग लोड जो होता है, बल्किंग लोड क्या होता है पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर, तो बल्किंग लोड विल बी द लार्जेस्ट फॉर द कॉलम हैविंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंड, किस क्रॉस सेक्शन का जो होगा जो बल्किंग लोड होगा या क्रिपलिंग लोड होगा वो लार्जेस्ट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि क्रिपलिंग लोड ज़्यादा किसका होता है, जिसका सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होता है, जिसका सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होता है उसका,
सेक्शन मॉडुलस किसका ज़्यादा होगा इसमें, तो सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा हॉलो सर्किल का। हॉलो पार्ट होता है उसका सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होता है। इस तरह से देख सकते हैं, इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ द प्रिज्मेटिक बार इलोंगेट अंडर इट्स ओन वेट के वजह से जो इलोंगेशन हो रहा है इंक्रीज इन द प्रोपोर्शनल 1m/1, देन द टोटल इलोंगेशन विल बी इंक्रीज इन द रेशियो। तो हम लोग जानते हैं कि ऑन वेट का अगर मान लें किसी को प्रिज्मेटिक बार है, इसका ऑन वेट से अगर जो इलोंगेट कर रहा है तो इलोंगेटर मेरा कितना होता है, इसमें इलोंगेशन जो होता है WL/2AE होता है, या फिर इसको और दूसरा फॉर्म में लिखा जाए तो गामा L²/2E होता है। तो कह सकते हैं कि जो L होता है मीन्स चेंजिंग लेंथ या फिर इलोंगेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ लेंथ का, जो इसका ओरिजिनल लेंथ है उसका स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इसको इस प्रोपोर्शन में बढ़ाने जा रहे हैं तो अगर इलोंगेशन जो मेरा है डेल एल जो है वो प्रोपोर्शनल किसका हो गया यहाँ से अगर देखा जाए तो एल स्क्वायर का, क्योंकि बराबर किसका था गामा L²/2E। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ एल जो है वेरी कर रहा। तो जो एल हो गया चेंजिंग लेंथ हो गया और प्रोपोर्शनल किसका हो गया L² का। तो L² की जगह पर अब कितना आ गया जो वेरी कर रहा है इंक्रीज कर रहा m/1 का। तो जो इसका प्रोपोर्शनल होगा वो कितना होगा, जो इंक्रीज करेगा वो कितना से करेगा तो स्क्वायर से ही करेगा, तो m²/1² से करेगा प्रोपोर्शनल 1/n, देन द टोटल इलोंगेशन विल बी इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ, टोटल इलोंगेशन कितना से इंक्रीज करेगा तो m²/1²। तो ऑप्शन देख लेते हैं, m² से प्रोपोर्शनल सिर्फ एक में दिया हुआ, दैट मीन्स बी दिया हुआ। सिर्फ इसमें याद रखना है गामा L²/2E होता है अपने जो खुद का वेट है ऑन वेट के वजह से जो इलोंगेशन होता है किसी भी प्रिज्मेटिक बार में तो होता है गामा L²/2E। इसको दूसरा फॉर्म में लिखा जाए तो एक होता है WL/2AE। यही अगर कॉनिकल बार रहता तो कॉनिकल बार हो जाता है 1/3 गामा L²/2E। ये कॉनिकल बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ टू प्लेन एट द राइट एंगल्स कैरी ओनली shear स्ट्रेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q, देन बड़ा दो प्लेन दिया हुआ है, इस पे क्या कर रहा है सिर्फ shear स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, वो Q। तो बोला देन तो डायमीटर ऑफ द मोहर सर्किल वुड इक्वल टू 2Q। और इसका अगर मोहर सर्किल बनाया जाए तो मोहर सर्किल कितना होगा, इसका मोहर सर्किल अगर इस फॉर्म का बनाया जाए तो मोहर सर्किल क्या हो जाएगा मेरा, मोहर सर्किल ये हो गया, ये हो जाएगा मेरा Q, ये हो जाएगा Q, इसका जो रेडियस हो जाता है वो Q हो जाता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस Q होगा, दोनों एक प्लस में एक माइनस में। तो बोल रहा है अब इसका ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, डायमीटर ऑफ द, अगर देख लें ये मेरा मोहर सर्किल था, ये मेरा Q है, ये मेरा Q है, तो डायमीटर ऑफ द मोहर सर्किल वुड बी इक्वल टू, डायमीटर अगर देखा जाए तो Q + 2Q, रेडियस Q होता, डायमीटर 2Q सही है। सेंटर ऑफ द सर्किल वुड बी लाई एट द ओरिजिन पे लाइज कर रहा है, भी सही है। प्रिंसिपल स्ट्रेस आर अनलाइक एंड हैव मैग्नीट्यूड जो प्रिंसिपल स्ट्रेस का ये बोले σ1 ये होता है पॉइंट, ये पॉइंट जो σ1 σ2 होता है जहाँ पे ये टच करता है एक्सिस को, ओरिजेंटल एक्सिस को जहाँ पे टच कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। तो ये मेरा 1 होता है, ये 2 होता है, जो भी मान सकते हैं माइनर और मेजर। तो दोनों का जो वैल्यू है वो Q है। एंड एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेन एंड द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर वुड बी, तो एंगल मैक्सिमम कहाँ पे होगा 45 डिग्री पे, तो ये सही है। 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 और ऑल आर करेक्ट, दैट इज डी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है 182 नंबर। ए बार ऑफ स्क्वायर सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू पुल ऑफ 1000 kg ऑफ द मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस ऑन एनी सेक्शन इज, 1000 kg का लोड लग रहा है, मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस जो है 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड पूछ रहा है स्क्वायर का वो कितना होगा वो पूछ रहा है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या कर रहा है ये बार ऑफ स्क्वायर सेक्शन, कोई स्क्वायर सेक्शन बार दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू पुल दिया हुआ 1000 kg इफ द मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस ऑन एनी सेक्शन इज 5, जो अलाउबल स्ट्रेस मैक्सिमम दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, और शियर स्ट्रेस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है σ1 - σ2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 1000 kg सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, मीन्स वन डायरेक्शन लग रहा है, तो अगर वन डायरेक्शन σ2 टर्न टू 0 कर देते हैं तो यहाँ पर सिग्मा मैक्स का वैल्यू देखा जाए, सिग्मा मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा σ/2 हो जाएगा। सिग्मा का वैल्यू नहीं दिया, इसको अगर लोड के फॉर्म में लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं P
पी अगर मान ली लोड है, पी के वैल्यू मेरा 1000 दिया हुआ है, 10,000 के दिया हुआ है, तो पी डिवाइड बाई 2a हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें क्या कि जो टॉ मैक्स का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, टॉ का वैल्यू दिया हुआ कितना 500 दिया हुआ है, और पी का वैल्यू कितना हुआ 10,000 दिया हुआ है। ए का वैल्यू अगर स्क्वायर है तो ए का अगर बी मान लेते हैं साइड इसका, तो बी इंटू बी हो जाएगा। बी का वैल्यू निकालना है, यहाँ से करेंगे 5, तो बी का वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं तो बी का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू मेरा आ रहा है 10, तो बी का वैल्यू मेरा आ गया अंडर स्क्वायर रूट 10, अंडर स्क्वायर रूट 10 आ गया। तो इस तरह से आंसर मेरा कौन सा हो गया, आंसर इसका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अकॉर्डिंग टू ट्रेस्का एल्ड लोकसिस, ट्रेस्का के अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्रेस्का जो होता है किस में वैलिड होता है, और जो ट्रेस्का को ही बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को ट्रेस्का थ्योरी कहते हैं। इसका जो लोकस पॉइंट होता है वो हेक्सागोनल होता है। मैक्सिमम जो इसका हेक्सागोनल होता है वैलिड किसके लिए होता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए मोस्ट वैलिड होता है। मीन्स ट्रेस्का थ्योरी जो होता है वैलिड होता है किसके लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल का जो होता है वो जो शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है। इसी को हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कहते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। इस तरह से आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट द पॉइंट इन द इलास्टिक मटेरियल 1.5 प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ 1.5 दिया हुआ, सिग्मा 1.5 सिग्मा, सिग्मा एंड हाफ सिग्मा, एक नेचर टेंसाइल दो है, एक कंप्रेसिव है। इफ द इलास्टिक लिमिट सिंपल टेंशन इज, इलास्टिक लिमिट में सिग्मा बाई का वैल्यू दिया हुआ तो 1000, द पॉइसंस रेशियो दिया हुआ 0.3, द वैल्यू ऑफ सिग्मा एट द फेल्यूर वुड वर्क आउट टू बी, सिग्मा के वैल्यू कह रहा है 1000 होगा किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या कहता है, सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा इल्ड, इससे निकालते हैं तो सिग्मा 1 मेरा मैक्सिमम कितना, तो 1.5 लेस देन इज इक्वल टू इल्ड कितना दिया हुआ 2000, तो यहाँ से सिग्मा निकाल रहा है तो कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ से, तो 2/3 इंटू 2000, तो ये 1000 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये पहला गलत होगा। सेकंड में निकालते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसका बराबर जो होता है उसको सोल्व करते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या कहता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 या बाई 2, या सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, और सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2। इसमें जो मैक्सिमम होगा विच एवर इज मैक्सिमम, तीनों में जो मैक्सिमम होगा उसका बराबर करते हैं किससे, सिग्मा एल्ड बाई 2 से। सिग्मा एल्ड बाई 2 इज लेस देन मैक्सिमम ऑफ द एबव 3। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ सोल्व करने के बाद मेरा सिग्मा का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है मेरा 1000। तो इस तरह से देखें कि हम लोग का जो एक्शन है जो पूछ रहा था 1000 सिग्मा का वैल्यू किस में आएगा, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग आ रहा है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए बीम सिंपल सपोर्टेड एट बोथ एंड्स, बोथ एंड पर सिंपली सपोर्टेड है, लेंथ एल कैरीज टू इक्वल अनलाइक कपल एम एट द टू एंड्स, द फ्लेक्सर ई आई कॉन्स्टेंट सेंट्रल डिफ्लेक्शन। कहने का मतलब ये है, एक मेरा बीम दिया हुआ है, दोनों एंड सिंपली सपोर्टेड है, तो दोनों एंड पे एक मोमेंट लग रहा है, तो पूछ रहा है सेंट्रल डिफ्लेक्शन कितना होगा। इस तरह से अगर बढ़े तो सेंट्रल डिफ्लेक्शन अगर देखा जाए बीम का शेप, सेंट्रल डिफ्लेक्शन ये होगा अपवर्ड की ओर लगेगा यहाँ पे। अगर क्लॉक एक मोमेंट एंटी क्लॉक वाइज है, एक मोमेंट क्लॉक वाइज है, तो इस तरह का शेप लग रहा है। मोमेंट अगर एम है, लेंथ एल है, तो सेंट्रल डिफ्लेक्शन जो होगा वो कितना होगा, सेंट्रल डिफ्लेक्शन बराबर कितना होगा, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 EI। इस फॉर्म में अगर रहता है मेरा बीम, इस फॉर्म में अगर बीम रह रहा है, तो अगर मोमेंट लग रहा है एम, यह मोमेंट एम लग रहा है, तो जो इसमें डिफ्लेक्शन होता है सेंटर डिफ्लेक्शन वो कितना होता है, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 EI। यहीं पे अगर स्लोप पूछता, इस एंड पे स्लोप पूछता, दोनों एंड पे तो बराबर, अगर ए है ये बी है तो थीटा ए और थीटा बी दोनों बराबर होगा, और स्लोप का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, एम एल डिवाइड बाई 2 EI, एम एल डिवाइड बाई 2 EI, एम एल डिवाइड बाई 2 EI हो जाएगा स्लोप का। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन पूछ रहा था, डिफ्लेक्शन कितना होगा, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 EI, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 EI। ऑप्शन देख लेते हैं, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 EI दैट इज डी। यहीं में अगर पूछता मेरा स्लोप, स्लोप कितना होता, एम एल डिवाइड बाई 2 EI, ये स्लोप हो जाएगा, और डिफ्लेक्शन जो होगा एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 EI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इफ द क्रशिंग स्ट्रेस इन द मटेरियल, द क्रशिंग इफ द क्रशिंग स्ट्रेस इन द मटेरियल ऑफ ए मेल्ड स्टील कॉलम, क्रशिंग स्ट्रेस दिया हुआ है
3300 kg per centimeter square. Euler's formula for crippling load is applied for cylinders ratio equal to, सिलेंडर रेशियो पूछ रहा है कितना होगा जब क्रशिंग स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्रशिंग स्ट्रेस दिया हुआ है तो क्रिपलिंग लोड हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है। क्रिपलिंग लोड इज इक्वल टू कितना होता है, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल स्क्वायर। आई को फॉर्म में हम अगर सिलेंडर रेशियो को फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें तो सिलेंडर रेशियो बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम। ठीक है, सिलेंडर रेशियो जो फार्मूला होता है एल इफेक्टिव डिवाइड बाई आर मिनिमम। आर मिनिमम क्या होता है, आर बराबर होता है अंडर स्क्वायर रूट आई बाई ए, अंडर स्क्वायर रूट आई बाई ए। पहला देखें हम लोग क्या देखें, सिलेंडर रेशियो का जो फार्मूला होता है एल इफेक्टिव डिवाइड बाई आर मिनिमम होता है। आर मिनिमम क्या है, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है वो आर मिनिमम है। रेडियस ऑफ जायरेशन का फार्मूला क्या होता है, आई बाई ए। तो यहाँ से अगर दोनों को ट्रांसफर करें तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो पी का जो वैल्यू आ रहा है क्रिपलिंग लोड वो कितना आ रहा है मेरा, पी बाई ए। यहाँ पर देखा जाए तो पाई स्क्वायर डिवाइड बाई लेमडा स्क्वायर, या लेमडा इसको कर दिए हम लोग, पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई लेमडा स्क्वायर। तो ये स्ट्रेस हो गया, इसका वैल्यू दिया हुआ मेरा 3300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। के जी पर सेंटीमीटर इसको मीटर में न्यूटन एम में चेंज करेंगे तो स्ट्रेस का जो वैल्यू आ रहा है मेरा वो 250 आ रहा है। उधर आगे मेरा पाई स्क्वायर ई का वैल्यू कितना है, ई डिवाइड बाई लेमडा स्क्वायर। ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है हमारा स्टील के लिए, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये भी mm में कन्वर्ट कर दिए थे, 3300 kg पर सेंटीमीटर इसको mm में किए तो ये भी मेरा आ गया था न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरह से दोनों डायमेंशन कट जाएगा। यहाँ से डेल्टा स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है मीन्स लेमडा का जो वैल्यू आ रहा है 88.8 आ रहा है, 88.8 आ रहा है। तो अप्रोक्स यहाँ देखा जाए लेमडा का वैल्यू मेरा कितना आ गया, नियरेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो मेरा डी है, दैट इज डी। करना कुछ नहीं था इसमें, सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ठीक है, एक लेमडा का अगर सिलेंडर रेशियो है, सिलेंडर रेशियो का जो वैल्यू होता है एल इफेक्टिव डिवाइड बाई आर मिनिमम होता है। और आर मिनिमम का अगर देखा जाए तो अंडर स्क्वायर रूट आई डिवाइड बाई ए होता है, आई बाई ए होता है। तो इस सबको कंबाइन करके इसको सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व किए तो पी बाई ए का जो वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है, पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई लेमडा स्क्वायर। ये स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग ट्रांसफॉर्म में किए थे तो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ गया था, पर mm स्क्वायर। ई का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, स्ट्रेस का वैल्यू पता है, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालने 88 के अप्रोक्स आ रहा। तो इसका आंसर जो गया, इस तरह से इसका आंसर देखा जाए तो एक्चुअल इसका आंसर जो आ रहा था 88.8 समथिंग आ रहा था, तो नियरेस्ट मेरा डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है और यूलर फार्मूला में पूछ रहा है। यूलर बाकी हम लोग क्या जानते हैं, अभी देखे थे पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर। अब पिन कंडीशन में है तो पिन कंडीशन में पहला कंडीशन है, पिन कंडीशन में जो एल इफेक्टिव होता है वो एल के बराबर होता है। फिक्स्ड एंड है, दोनों अगर फिक्स्ड एंड है, अगर इसका क्लियरली देखा जाए तो पिन एंड है, तो पी अगर दोनों एंड पिन है मीन्स हिंज है तो इसका एल इफेक्टिव जो होता है एल होता है। फिक्स है, अगर दोनों एंड फिक्स है, दोनों एंड अगर फिक्स कर दिया तो एल इफेक्टिव जो होगा L/2 होता है। फिक्स और फ्री है, एक एंड अगर फिक्स्ड है एक एंड फ्री है तो इसका जो एल इफेक्टिव होता है वो 2L होता है, तो इसमें 2L हो जाएगा। फिक्स्ड और पिन है, तो फिक्स्ड पे अगर एक तरफ हिंज है एक तरफ पिन है, फिक्स है, तो इस तरह से इसका बनेगा शेप, तो इसमें L/√2 हो जाता है। या फिर सिंपल में कहें पिन में जो एल इफेक्टिव होगा वो L होगा। फिक्स्ड एंड है, दोनों फिक्स्ड है तो इसका L/2 हो जाएगा। फिक्स्ड और फ्री है, एक एंड फिक्स्ड है फ्री है तो 2L हो जाएगा। और फिक्स्ड और पिन है तो L/√2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो इसका जो फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल का इफेक्टिव का स्क्वायर। एल इफेक्टिव की जगह पे पुट करेंगे अलग अलग वैल्यू तो अलग अलग आ जाएगा। तो मैच करते हैं पिन के लिए कौन सा होगा यहाँ पे एक, तो पिन के लिए मेरा देखा जाए एल इफेक्टिव लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। फिक्स्ड है तो फिक्स में L/2 हो रहा था तो L/2 के लिए देखा जाए तो L/2 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, मीन्स बी हो जाएगा। फिक्स्ड और फ्री है तो 1/4 हो जाएगा, 2L होगा इफेक्टिव तो 1/4 टाइम्स दैट इज डी। फिक्स्ड और फ्री है, फिक्स्ड और पिन है
एक फिक्स्ड है एक पिन है, तो एल बाई फिक्स्ड और पिन, तो इसका जो होता है एल बाई रूट टू होता है, रूट टू करता टू एल होगा, मीन्स ये गलत है, यहाँ पर टू होना चाहिए। तो पूछ क्या रहा था इसमें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच है, तो यहाँ पर देख लें कि टू रूट टू नहीं होगा, टू होगा। तो इस तरह से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 188 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। द रिजल्टेंट कट्स द बेस ऑफ द सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर डी विथ एन इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू डी बाई फोर, मीन्स ई का जो वैल्यू दिया हुआ डी बाई फोर। पूछ रहा था रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस के बीच का रेशियो पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो मैक्सिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर देखा जाए तो कितना होता है, डब्ल्यू बाई बी 1 प्लस माइनस 6 ई बाई बी, 6 ई बाई बी। तो प्लस अगर डालते हैं तो मैक्सिमम हो जाता है, माइनस डालते हैं तो कंप्रेसिव को प्लस लेते हैं और माइनस वालों को हम निगेटिव टेंसाइल करते हैं। तो दोनों का रेशियो निकल ई का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं कितना, डी बाई फोर या बी बाई फोर, 6 ई बाई डी या बी बोले इसको, बी और डी मान लेते हैं इसको। अगर सिग्मा का अगर वैल्यू देखा जाए तो स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, डी के फॉर्म में अगर देखा जाए तो डब्ल्यू एरिया होता है नीचे में, तो डी इंटू बिर्थ वन मान लेते हैं, इंटू वन प्लस माइनस 6 ई डिवाइड बाई डी, ई हो गया एसेंट्रिसिटी। ई का वैल्यू दिया हुआ मेरा डी बाई फोर, यहाँ से अगर निकाला जाए तो सिग्मा वन मैक्सिमम का निकाला जाए तो सिग्मा मैक्सिमम कितना हो जाएगा या टेंस कॉम्प्रेसिव, तो डब्ल्यू बाई डी 1 प्लस 6 डी बाई फोर इंटू नीचे डी था, डी से डी कट गया तो बच गया यहाँ पर कितना, तो 1 प्लस 3 बाई टू, इसको सोल्व करेंगे तो 3 और 2 तो आ जाएगा 5 बाई टू। तो यहाँ से देखा जाए तो सिग्मा मैक्स का जो वैल्यू आ गया कॉम्प्रेसिव का वो डब्ल्यू बाई डी इंटू 5 बाई टू, और मिनिमम अगर टेंसाइल देखा जाए टेंसाइल का कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई डी इंटू 1 माइनस 6 इंटू डी बाई फोर, तो डी बाई फोर इंटू डी, तो 3 बाई टू यहाँ पर भी आएगा, 3 बाई टू तो 1 बाई टू आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देख सकते हैं कि सिग्मा कॉम्प्रेसिव जो आया डब्ल्यू बाई डी इंटू 5 बाई टू, और सिग्मा टेंसाइल जो आया वो डब्ल्यू बाई डी 1 बाई टू, दोनों का रेशियो निकालें, 2 से 2 कैच गया, डी बाई डी से कट गया, बच गया 5। तो यहाँ से देख लिया हम लोग सिग्मा सी डिवाइड बाई मीन्स कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 5, दैट इज सी। इस तरह से इसका आंसर सी आएगा। सिंपल इसमें फॉर्मूला याद रखना, सिग्मा बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई डी इंटू 1 प्लस माइनस 6 ई डिवाइड बाई डी, इसी फार्मूला बना देना, दैट इज सी आ गया। नेक्स्ट 89 नंबर देखते हैं। 3 हिंज पैराबोलिक आर्क दिया हुआ है, 3 हिंज पैराबोलिक आर्क दिया हुआ है। सबसे पहले 3 हिंज तो हम जानते हैं कि इसमें नॉर्मल थ्रस्ट शिप होता है, रिम ऑफ स्पैन एल एंड क्रोन राज एच कैरेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो मोमेंट जो होगा जीरो हो जाएगा। सुपर लोड और इंटेंसिटी डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, द हिंज आर लोकेटेड ऑन द 2 अबैटमेंट एट द सेम लेवल एंड द थर्ड हिंज इज क्वार्टर स्पैन, लोकेशन लेफ्ट हैंड अबैटमेंट द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। कह रहा है कि ये मेरा एक हिंज यहाँ पे है, एक हिंज यहाँ पे है, थर्ड हिंज जो है मेरा क्रोन पे नहीं रह करके लेफ्ट हिंज पे लग रहा है, मीन्स एल बाई फोर पे लग रहा है। तो पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना होगा। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो इस फॉर्म में होगा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8h होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8h होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 होता है, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, ए सॉफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, एक बेंडिंग मोमेंट लग रहा है सॉफ्ट पे एंड टॉर्क, मतलब बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क दोनों कंबाइन एक्शन लग रहा है। इक्वालेंट बेंडिंग मोमेंट एम इक्वालेंट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, फार्मूला इसका सिंपल से होता है 1/2 एम प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट एम स्क्वायर। अगर सिंपल फार्मूला देखा जाए बेंडिंग मोमेंट का तो 1/2 एम प्लस माइनस एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट का होता है इक्विवेलेंट बेंडिंग। और टॉर्क का अगर निकाला जाए, टॉर्क का क्या होता है 1/2 अंडर स्क्वायर रूट एम स्क्वायर डिवाइड बाई टाउ को। अगर इक्विवेलेंट टॉर्क निकाला जाए तो 1/2 एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका ऑप्शन किस में दिया हुआ है सही। तो इक्विवेलेंट पूछ रहा था एम, तो एम होता 1/2 प्लस वाला दिया हुआ दैट इज ये सही है। और माइनस भी रहता तो माइनस में भी हाँ, तो ये अगर इक्विवेलेंट पूछ रहा है इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट तो मेरा डी सही हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग 150 हम लोग इस पार्ट में हम लोग देखें, इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं 190 तक। इस पार्ट में हम लोग 151 से सॉल्व किए थे, 190 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लगभग 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 1 घंटा 1 आवर हो चुका है।
तो इसलिए इस पार्ट को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से इससे आगे सॉल्व करेंगे। मीन्स 190 से आगे का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को यहीं पे हम लोग एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलता है। इस वीडियो को यहीं पे अंत कर रहे हैं।